हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं शकील अहमद स्वागत करता हूं आपका एकेडेमिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। डोज 5 लेकर हाजिर हूं मैं आपका। कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्सीन सीरीज हम कर रहे हैं, एक ऐसी वैक्सीन जिससे आपके शरीर की इम्यूनिटी तो नहीं बढ़ती, लेकिन संविधान के प्रति, भारत को जानने के प्रति आपकी समझ, आपकी जागरूकता और आपकी जानकारी जरूर बढ़ती है। तो इसी वैक्सीन का 5वां डोज लेके आपके सामने पेश हूं मैं। भाग 2 कर रहे हैं हम संविधान का। इससे पहले हमने 4 डोज कर चुके हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो आई बटन पे क्लिक करें। आपको कोवैक्सीन की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिस पे जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। अगर पहले वाली वीडियो देखने के बाद आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको बेहतरीन समझ पैदा होगी, और वैसे आप डायरेक्ट इस वीडियो को भी देख सकते हैं, बाद में बाकी की वीडियोस को आप देख लें, लेकिन कनेक्ट करते हुए चलेंगे तो आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। नागरिकता संविधान का भाग 2 जो है, उसके अनुच्छेद 5 से 10 तक हम कर चुके थे। नागरिकता भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक है। आज हम बात करेंगे भाग 2 के अंतिम अनुच्छेद 11 की। यह कुछ अपने आप में स्पेशल अनुच्छेद है जो संसद को ये शक्ति देता है कि वो नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बना सकती है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त होते रहें। आइए बात करते हैं अनुच्छेद 11 की, और इससे रिलेटेड वेरियस जो प्रावधान किए गए हैं संसद के द्वारा, उन सब की आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 11 को पढ़ लेते हैं कि क्या कहता है, और फिर आसान भाषा में इसको समझ भी लेंगे। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि विनियमन किया जाना। देखिए, नागरिकता के अधिकार का क्या किया जाना? विधि विनियमन किया जाना। इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति। नागरिकता के अर्जन और समाप्ति, ये यहाँ पे अर्जन और समाप्ति, ये 2 वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। तो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति, उपबंध करने की संसद की शक्ति जो है, इसका अनुकरण नहीं करेगी। यानी आपको सीधी सी आसान भाषा में अगर समझाया जाए तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे भारत के संविधान में अनुच्छेद 5 से 10 तक जो बातें की गई है, या यूं कहें कि 5 से 8 तक डायरेक्ट ये बताया गया है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से, तब हमारे भारत का नागरिक कौन होगा और कौन नहीं होगा। लेकिन फ्यूचर में नागरिकता से संबंधित प्रावधान क्या होंगे, किस तरह से कोई नागरिकता प्राप्त कर सकता है, किस तरह से किसी की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, किस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा, किसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, इन सब के बारे में हमारे संविधान में डायरेक्ट कोई प्रावधान किया हुआ नहीं है। बस एक अनुच्छेद 11 दिया हुआ है, वो ये कहता है कि संविधान के बारे में जो भी संविधान के अंदर जो भी नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, वो सिर्फ जब संविधान लागू हुआ तब के हैं। फ्यूचर में नागरिकता से संबंधित जो भी प्रावधान करने का अधिकार है वो किसको दे दिया गया है? संसद को। संसद कानून बना के नागरिकता से संबंधित प्रावधान कर सकती है, पूरी शक्ति संसद के पास है। तो इसके लिए अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद ने सबसे पहला जो नागरिकता से संबंधित कानून बनाया वो था नागरिकता अधिनियम। नागरिकता अधिनियम 1955, और इसी के अंदर वेरियस बार कई बार संशोधन होता रहा, और अभी भी भारत के अंदर जो नागरिकता से संबंधित मेन अधिनियम, मेन एक्ट है, मेन कानून है, वो कौन सा है? नागरिकता अधिनियम 1955। समय समय पर इसमें संशोधन करके चीजों में बदलाव किया जाता रहा। जैसे 2019 का एक नागरिकता संशोधन अधिनियम है, उसे हम देखने वाले हैं, काफी चर्चाओं में रहा था। तो इसलिए ये जो अनुच्छेद 11 के अंतर्गत नागरिकता से संबंधित अधिनियम बनाया गया वो था नागरिकता अधिनियम 1955। तो नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा और किसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ये हम थोड़ा सा डिटेल में देखने वाले हैं। तो आप बने रहें, आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी ये रहने वाली है। तो नागरिकता अधिनियम
1955 के अंतर्गत भारत में नागरिकता अर्जन, नागरिक कैसे कोई व्यक्ति हो सकता है। तो देखिए, एक तो जन्म से, अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद में भारत में जन्मा है और उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं, या माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है, तो वो जन्म से भारत का नागरिक होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, फिर आती है इंपॉर्टेंट बात, वंश के आधार पर भारत का नागरिक। ये क्या बात हुई, एक तो जन्म से और एक वंश के आधार पे। तो देखिए, वंश के आधार पे का ये मसला है, अगर कोई बच्चा भारत के बाहर पैदा होता है, भारत के बाहर, और अगर उसके माता पिता या माता पिता में से कोई एक क्या होगा, भारत का नागरिक होगा, तो वो वंश के आधार पे भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन इस प्रावधान को वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। अभी हम देखते हैं कि क्या है मसला। बात ये है कि 26 जनवरी, इसमें जो प्रावधान किया गया था 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 तक, ये बाद में प्रावधान जोड़ा गया था इसी के अंदर, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट अभी क्या प्रावधान है वो चीजें हम बात कर रहे हैं। 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच में अगर कोई बच्चा भारत के बाहर पैदा होता है और उसके पिता, ध्यान रहे सिर्फ पिता भारत के नागरिक हैं, तो वो जन्म के आधार पे भारत का नागरिक माना जाएगा, यानी वंश के आधार पे, सॉरी। ठीक है, इसके बाद एक प्रावधान यह हुआ कि 10 दिसंबर 1992 से बाद में अगर कोई बच्चा भारत के बाहर पैदा होता है और उसके माता या पिता दोनों में से कोई एक भी, यहाँ पे सिर्फ पिता का प्रावधान था, फिर एक सुविधा कर दी गई कि माता भी अगर भारत की नागरिक है तो भी वो बच्चा वंश के आधार पे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ये पता रहे कि 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर कोई बच्चा भारत के बाहर पैदा होता है तो वो वंश के आधार पे भारत का नागरिक नहीं बन सकता। हाँ, वो क्या करवा सकता है, जिस देश में पैदा हुआ उस देश में उस बच्चे के पैदा होने के 1 साल के अंदर अंदर हमारी भारत की जो एम्बेसी रहेगी वहां पे वो उसका रजिस्ट्रेशन करवा दे, नागरिक बनने के लिए काउंसलेट में रजिस्ट्रेशन करवा दे, तो उस तरह से बन सकता है। लेकिन वंश के आधार पे वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। पहले कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करवाना होता था, अगर माता या पिता में से कोई नागरिक है तो उसे मान लिया जाता था। अब क्या होगा, अब डायरेक्ट इस आधार पे नहीं माना जाएगा कि उसके माता पिता भारत के नागरिक है या नहीं है, बस उसको क्या करवाना होगा, बच्चे के पैदा होने से 1 वर्ष के भीतर उसका जो भारत की काउंसलेट होती है उस देश के अंदर, उसमें उसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा नागरिकता से संबंधित, तो उसको क्या करवा दिया जाएगा, भारत का नागरिक बना दिया जाएगा। ये पॉसिबल है, लेकिन वंश के आधार पे वर्तमान में कोई भी प्रावधान भारत में नागरिकता से संबंधित अभी नहीं रहा। आपको इस बात का पूरा पता होना चाहिए। अगली बात करते हैं पंजीकरण के द्वारा। कोई पंजीकरण करवाना चाहे भारत का नागरिक बनने के लिए, जैसे अदनान सामी का केस बहुत हाईलाइट रहता है। 3 बार उन्होंने ट्राई किया था भारत का नागरिक बनने के लिए, लेकिन तीसरी बार में जाके उनको भारत का नागरिक माना गया। तो पंजीकरण के लिए आवेदन करने की कुछ शर्तें हैं। आवेदन करने की कुछ शर्तें, वो शर्तें क्या है, एक बात तो ये है कि अगर आप आवेदन कर रहे हो तो आवेदन करने से पहले कम से कम 7 वर्ष आप भारत में सामान्य निवास कर रहे हो। ठीक है, कम से कम 7 वर्ष सामान्य निवास आपका भारत के अंदर हो। यानी आवेदन ये नहीं है कि आप आए 1-2 महीने रहे और आपने भारत सरकार में कह दिया कि मैं यहाँ का नागरिक बनना चाहता हूँ। आपको भारत में कम से कम 7 वर्ष रहना होगा आवेदन करने से पहले। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ऐसा व्यक्ति जो भारतीय मूल का हो, जैसे कोई व्यक्ति है भारतीय मूल का है और वो अविभाजित भारत से बाहर का क्षेत्र का हो। अभी जो रहता है वो अविभाजित भारत का मतलब आ जाता है वर्तमान में पाकिस्तान और बांग्लादेश में ना रहता हो। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के तो सारे लोग एक हिसाब से देखेंगे ना, तो ये भारतीय मूल के ही है ना, क्योंकि हमसे ही अलग होके ये दोनों देश बने। तो ये इन दोनों देशों से संबंधित नहीं होने चाहिए। भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति जो इन दोनों देशों के अलावा कहीं पे भी रह रहा है तो वो पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। दूसरा,
कोई ऐसा व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह कर लिया, अब चाहे वो भारतीय लेडी से विवाह किया हो या भारतीय पुरुष से किसी ने विवाह किया हो, वो भी भारतीय नागरिक बनने के लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन विवाह करने के बाद उसको भी कम से कम कितने वर्ष भारत में सामान्य निवास करना आवश्यक है? 7 वर्ष, ठीक है ना। तो 7 वर्ष कम से कम सामान्य निवास करना आवश्यक है। इसके अलावा भारतीय नागरिकों के अल्पवयस्क बच्चे तो होते ही हैं, और वयस्क व्यक्ति जिसके माता पिता भारत के नागरिक हों, तो वो भी भारत के नागरिक बनने के लिए पंजीकरण करवा सकता है। फिर इंपॉर्टेंट एक टर्म आता है देशीयकरण द्वारा, इसी को कहते हैं नेचुरलाइजेशन की प्रोसेस। दूसरा नाम इसी का आपको मिलता है प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक रूप से भारत का नागरिक, ये कैसे हो सकता है प्राकृतिक रूप से? जब कोई व्यक्ति किसी को भारत सरकार को आवेदन करता है कि सर हमें भारत का नागरिक बनना है, तो भारत सरकार उन्हें नागरिकता का प्रमाण पत्र दे सकती है कुछ शर्तों पर। जरूरी नहीं ऊपर वाली सारी शर्तें हो, लेकिन कुछ शर्तों पे भारत सरकार दे सकती है। क्या? जैसे अगर उसको नागरिकता भारत की दे देंगे तो जिस देश का वो अभी नागरिक है उसको उस देश की नागरिकता का त्याग करना पड़ेगा। भाई ये नहीं है कि वहां भी रहूंगा यहाँ भी रहूंगा, एक जगह का नागरिकता आपको मिलनी चाहिए। और उसका क्या होना चाहिए? चरित्र अच्छा होना चाहिए, अच्छा चरित्र। इसके अलावा अगर वो 8वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, और अगर इन 22 भाषाओं में से वो किसी भी भाषा में अच्छे नॉलेज रखता है, अच्छा ज्ञान रखता है, तो वो उसको देशीयकरण की प्रोसेस के द्वारा प्राकृतिक रूप से भारत का नागरिक घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा नागरिकता प्राप्त होने पर भारत में रहने की इच्छा होनी चाहिए उसकी। ये नहीं है कि नागरिकता लेके और लंदन चला गया, नहीं, उसकी इच्छा ये होनी चाहिए कि मैं नागरिकता इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे भारत में रहना है। इसके अलावा एक शब्द में कहा जाए, देशीयकरण की जो प्रोसेस है वो जिसे भारत सरकार चाहे ना उसे भारत का नागरिक बना दे, ये समझ लो। इसके अंदर ये कंडीशन है कि जिसे भारत सरकार चाहे उसे भारत का नागरिक बना दे, तो वो भारत का नागरिक बन जाएगा जब वो आवेदन करता है। तो ये देशीयकरण की प्रोसेस है। फिर अर्जित क्षेत्र से, समझो कि कोई क्षेत्र है जो अभी भारत का नहीं है और उसे भारत में मिला लिया गया, ठीक है, इसने अपनी मर्जी से भारत में मिल गया या भारत ने अपनी मर्जी से इसे भारत में मिला लिया, तो अब इसके जो नागरिक हैं वो भाई कहाँ जाएंगे? जब ये क्षेत्र ही भारत हो गया तो ये नागरिक भी भारत के नागरिक होंगे। तो अगर भारत सरकार के द्वारा या भारत के द्वारा किसी देश को, किसी क्षेत्र को अपने अंदर मिला लिया जाता है, क्षेत्र को अर्जित कर लिया जाता है, तो क्या होगा? वो उस क्षेत्र में रहने वाले जो नागरिक हैं वो भी भारत के नागरिक बन जाएंगे अपने आप, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर बात करते हैं नागरिकता की समाप्ति कैसे हो जाती है। ये तो है नागरिकता का अर्जन। नागरिकता की समाप्ति, एक तो होता है स्वैच्छिक त्याग। स्वैच्छिक त्याग क्या है कि कोई व्यक्ति है, भारत में रहता है, भारत की नागरिकता उसे प्राप्त है, लेकिन वो जाना चाहता है यूएसए, वहीं पे रहने की इच्छा है, वहीं पे काम करेंगे, वहीं पे फैमिली बनाएंगे, सब कुछ वहीं पे करेंगे। तो अब इसने यूएसए की, इसने क्या लेनी है? यूएसए की नागरिकता लेनी है। इसलिए ये कहता है मैं भारत की नागरिकता का क्या कर रहा हूँ? त्याग कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कहाँ जाना है? यूएसए जाना है। तो ये स्वैच्छिक त्याग हो जाता है। हम क्या पढ़ रहे हैं, आपको वापस से याद दिला दूं, हम पढ़ रहे हैं नागरिकता अधिनियम 1955। इसके संबंध में हमने नागरिकता का अर्जन कैसे होता है वो देखा, अब देख रहे हैं नागरिकता की समाप्ति। फिर एक होता है बर्खास्तगी के द्वारा। कोई व्यक्ति है, भारत में रहता है, वापस सेम एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यूएसए जाना चाहता है। यहाँ पे तो क्या किया था इसने? भारत की नागरिकता का त्याग कर दिया था खुद से। यहाँ पे ये यूएसए चला गया, इसने यहाँ की नागरिकता ले ली। ध्यान रहे, भारत की नागरिकता छोड़ी नहीं है, यहाँ की नागरिकता ले ली है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत इसकी अपने आप भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भारत की नागरिकता इसकी बर्खास्त हो जाएगी अपने आप, अगर ये किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। तो ये हो गया बर्खास्तगी के द्वारा। फिर तीसरा है वंचित करने द्वारा। भारत सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को जो फर्जी है या कुछ जैसे कंडीशन में बताने वाला हूं आपको,
वो कंडीशंस अगर पाई जाती है तो क्या कर सकती है भारत सरकार, उसे नागरिकता से वंचित कर सकती है। जैसे पहली कंडीशन तो ये है कि उसने नागरिकता फर्जी तरीके से हासिल की हो, फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा लिए, फर्जी काम किया और नागरिकता हासिल कर ली। उसने भारत के संविधान के प्रति अनादर व्यक्त किया हो, संविधान का अनादर किया हो, ठीक है। ये अलग बात है कि कई बार ऐसा मौका देखने को मिला है कि सरकारें खुद भारत के संविधान का अनादर करती हुई नजर आती है। चलो ये तो एक मजाक की बात थी, हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे। फिर अगर कोई युद्ध के समय शत्रु देशों के साथ में कोई संबंध स्थापित करता है, जैसे कोई ऐसी जानकारी उन्हें प्रोवाइड करवा देता है जो नहीं करवानी चाहिए भारत के बारे में, तो अगर युद्ध के समय ये प्रतीत होता है कि वो शत्रु देश के साथ मिला हुआ है या शत्रु देश के साथ उसके संबंध हैं, तो उनको क्या किया जा सकता है, उसकी नागरिकता से उसे वंचित किया जा सकता है। इसके अलावा एक है कि पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के भीतर, जैसे उसने पंजीकरण करवाया, रजिस्ट्रेशन करवाया नागरिकता का, उसे रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत नागरिकता मिल भी गई, या सरकार ने उसे देशीयकरण से, नेचुरलाइजेशन की प्रोसेस से नागरिकता दे दी। अभी नागरिकता लिए हुए उसको 5 वर्ष भी नहीं हुए और किसी दूसरे देश के अंदर उसने कोई क्राइम कर दिया और उसे 2 वर्ष की सजा हो गई, तो ये 2 वर्ष की सजा होना इसकी नागरिकता को वंचित कर देगा। 5 वर्ष के अंदर अंदर अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनता है रजिस्ट्रेशन के द्वारा या देशीयकरण की विधि के द्वारा, और 5 वर्ष के अंदर अंदर किसी दूसरे देश में क्रिमिनल हो जाता है, 2 वर्ष की उसको सजा हो जाती है, तो सरकार उसे भारत की नागरिकता से वंचित कर सकती है। ये बात आपको पता रहे। फिर इसके अलावा वो नागरिक जो है, भारत का नागरिक सामान्य रूप से भारत से बाहर रह रहा हो कम से कम 7 वर्षों तक। अगर 7 वर्षों तक वो भारत से बाहर रह रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो तो वहीं रहेगा, वहीं पे उसके बीवी बच्चे हैं, बाल बच्चे, सब कुछ फैमिली वगैरह वहीं है, काम धंधा वहीं है, मकान ले लिया, वहीं रहने का इरादा है, तो भारत सरकार उसको वंचित कर सकती है भारतीय नागरिकता से। ओके, फिर बात करें, ये थे भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत नागरिकता लेने और नागरिकता छोड़ने का प्रावधान। अब बात करें, हमने बात की है पहले भी और प्रस्तावना के एपिसोड में भी हमने देखा था कि भारत के अंदर एकल नागरिकता है या दोहरी नागरिकता है। नागरिकता संशोधन करके नागरिकता अधिनियम 1955 में कुछ प्रावधान जोड़े गए, जिससे अगर हम देखते हैं तो ये लगता है कि यहाँ पे दोहरी नागरिकता हमें नजर आती है। तो एक सवाल ये उठता है कि क्या भारत के अंदर दोहरी नागरिकता है या वाकई में एकल नागरिकता है, जैसा कि उसकी प्रस्तावना में बताया गया है ना। जो एकता और बंधुता की बात की जाती है, तो एक फैक्ट ये भी आता है कि भारत के अंदर एकल नागरिकता है जो कहीं ना कहीं पूरे भारत को एक सूत्र में बांधे रखने का काम करती है। लेकिन देखते हैं कि क्या माजरा है, क्या चीजें हैं। तो देखिए, भारत में बिल्कुल एकल नागरिकता है और इसमें जो प्रावधान है वो एकल नागरिकता तो है। जैसे अभी हम देखें तो राज्य, स्टेट, यहाँ पे स्टेट में राज्य की बात कर रहा हूँ, जैसे यूपी, एमपी, राजस्थान है ना। राज्य और कंट्री यानी हमारा देश, केंद्र, इसकी अलग अलग नागरिकता नहीं है। लेकिन अगर संसद चाहे तो किसी राज्य विशेष में वहां के लोगों के लिए स्पेशल प्रावधान कर सकती है, ठीक है। जैसे अनुच्छेद 16 के अंदर जो सरकारी नियोजन से रिलेटेड, लोक व्यवस्था से रिलेटेड जो काम है, उनमें चाहे तो संसद स्पेशल प्रोविजंस कर सकती है संबंधित राज्य के लिए, ऐसे अनुच्छेद 15 में भी है। लेकिन विदेशी नागरिकों के लिए, हमारे भारतीय मूल के बहुत सारे लोग विदेशों में भी तो रहते हैं। भारतीय मूल के बहुत सारे लोग कहाँ रहते हैं? विदेशों में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि कमला हैरिस जो है अमेरिका की उपराष्ट्रपति, वो है तो भारतीय मूल की ना, तो वो भारतीय मूल की है लेकिन अमेरिका की नागरिक है। तो सितंबर 2020 में भारतीय विदेशी नागरिक, इनको हम क्या कह सकते हैं? भारतीय विदेशी भारतीय नागरिक, विदेशी भारतीय नागरिक, ऐसे नागरिक जो भारतीय मूल के हैं लेकिन अभी वो विदेशों में रहते हैं, उनके पास विदेशों की क्या है? नागरिकता है। उनसे संबंधित कुछ प्रावधान हुए। तो आइए थोड़ा सा डिटेल में इनको जानने की जरूरत है। तो क्या हुआ, ये बात है सितंबर 2000 की,
और एक कमेटी बनाई गई थी, एक समिति बनाई गई थी, एल.एम. सिंघवी समिति, एल.एम. सिंघवी समिति। और इनको ये कहा गया कि आप हमें बताइए क्या भारतीय डायस्पोरा के लिए, भारतीय डायस्पोरा वही जो भारतीय मूल के लोग दूसरे देशों में रहते हैं ना, उनको कहते हैं भारतीय डायस्पोरा। तो क्या भारतीय डायस्पोरा के लिए नागरिकता से संबंधित कुछ प्रावधान किए जाने चाहिए? तो एल.एम. सिंघवी समिति बना दी गई। अध्यक्ष एल.एम. सिंघवी थे, इसलिए उनका नाम से इस समिति का नाम दे दिया गया। अब इन्होंने 2002 में अपनी रिपोर्ट पेश की और ये कहा कि कुछ देशों के भारतीय मूल के लोगों को बिल्कुल भारत की नागरिकता देने के प्रावधान किए जाने चाहिए। ओके, इन्होंने क्या कह दिया कि कुछ लोगों को, जो भारतीय मूल के विदेशी लोग हैं, उनको, सभी देशों के नहीं, कुछ देशों के लोगों को भारत की नागरिकता जरूर दी जानी चाहिए और इस प्रावधान से उनकी उस देश की नागरिकता भी समाप्त नहीं होनी चाहिए। यानी यहाँ पे मैटर आ गया था दोहरी नागरिकता का। तो भारतीय सरकार ने क्या किया, एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिशों पर अमल करते हुए लगभग 16 देशों के भारतीय नागरिकों को, यानी भारतीय मूल के नागरिकों को भारतीय नागरिकता दे दी। और इसके लिए एक योजना चलाई गई थी जिसे हम कहते हैं PIO कार्ड योजना। इसमें क्या है, पीपल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी भारतीय मूल के जो लोग हैं जो इन 16 देशों में, और याद रहे इन 16 देशों में पाकिस्तान और बांग्लादेश कभी भी नहीं है और अभी भी नहीं है, ठीक है। तो इन 16 देशों में जो भारतीय मूल के लोग हैं, इन देशों की नागरिकता तो इनके पास रहेगी, लेकिन क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं इसलिए इनको एक कार्ड जारी किया जाएगा, जो आवेदन करेगा उसी को, ऑब्वियसली बात है, जो आवेदन करेगा उसी को। तो इनको एक कार्ड जारी किया जाएगा, PIO कार्ड, और उनको कहा जाएगा PIO कार्ड धारक। तो PIO का मतलब होता है पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी भारतीय मूल के वो लोग जो इन देशों में रहते हैं। तो इनको PIO कार्ड जारी किया जाएगा और इन कार्ड जारी होने के बाद इनको भारत की नागरिकता भी प्राप्त हो जाएगी। ये योजना शुरू हुई थी 19/8/2002 से, ठीक है, 19 अगस्त 2002 से ये योजना शुरू हो गई थी। और ये जो प्रावधान किया गया था, ये इसके लिए एक संशोधन किया गया था जिसे हम कहते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत यहाँ से भारतीय मूल के कुछ विदेशी नागरिकों को दोहरी नागरिकता देना भारत सरकार ने शुरू किया था 16 देशों में, इनमें पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं था। फिर क्या हुआ, आगे चले तो भारत सरकार के द्वारा एक और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 लाया गया, यानी इसके बिल्कुल 2 साल के बाद अधिनियम 2005। और इस 2005 के अधिनियम में जो 16 देशों का मैटर था ना, 16 देशों के लोगों को इसको हटा के सभी देशों के भारतीय मूल के लोगों के लिए ये प्रावधान कर दिया गया, सभी देशों के भारतीय मूल के लोगों को। ठीक है, लोगों के लिए ये प्रावधान कर दिया गया। लेकिन फिर से आपको पता हो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों के लिए ये प्रावधान कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ये जो 2005 में ये प्रावधान लाया गया, इसके एक दूसरी योजना दे दिया गया नाम, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी समुद्र पारीय नागरिक, समुद्र पार भारतीय नागरिक। अगर कोई व्यक्ति भारतीय मूल का है, वो विश्व में कहीं भी रहता है पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा, और वो कभी संविधान लागू होने तक या उससे पहले या उसके दादा परदादा जो भी भारत के नागरिक रहे हैं, वो भारत सरकार को इसके अंतर्गत आवेदन कर सकता है कि मुझे भी भारत की नागरिकता दी जाए, क्योंकि मेरी फैमिली जो थी कभी ना कभी भारत से बिलोंग करती थी। तो भारत सरकार के द्वारा एक और योजना लाई गई,
OCI कार्ड धारक योजना, और ये योजना आई थी 1 दिसंबर 2005 से लागू हो गई थी। ठीक है, तो अब दो योजनाएं हो गई। देखो 2003 के संशोधन अधिनियम के द्वारा PIO योजना, इसमें भी भारत की नागरिकता दी जाती थी भारतीय मूल के लोगों को 16 देशों के, और एक 2005 में आ गई OCI कार्ड धारक योजना, इसमें भी यही काम किया जाता था, यानी दोनों का काम एक ही था, तो कंफ्यूजन पैदा होता था। तो भारत सरकार ने क्या किया, एक और नागरिकता संशोधन अधिनियम लेके आई, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015, और इसमें इन दोनों को मिला के OCI कर दिया गया, यानी PIO को भी OCI बना दिया गया। और वर्तमान में भारतीय मूल के नागरिकों को नागरिकता देने के लिए जो योजना चलाई जा रही है वो है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर योजना। तो इस योजना के अंतर्गत भारतीय मूल के विदेशी लोगों को नागरिकता प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था, मैंने कोशिश की है कि आपको चीजें समझ में आए, चीजें समझा पाऊं। ये चीजें थी जो आपके लिए समझना जरूरी था। अब इन लोगों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं और कौन कौन से अधिकार प्राप्त नहीं है, तो ये बात, जैसे एक तो भारत का वो नागरिक है, जैसे हम हैं, भारत में ही रहते हैं, हमारा सब कुछ भारत में है। एक ये लोग हैं जो रहते विदेश में हैं, लेकिन इनकी फैमिली बैकग्राउंड कभी ना कभी भारतीय होने की वजह से इनको भारत की नागरिकता दे दी गई। तो बिल्कुल सारे अधिकार इनको नहीं दिए जाते, कुछ अधिकार इनको दिए जाते हैं, कुछ है जो सिर्फ हमें मिले हुए हैं। ठीक है ना, तो OCI कार्ड धारकों को प्राप्त अधिकार, तो ये ध्यान रखो, जो अधिकार भारत सरकार देना चाहे वो इनको दे दे। एक लाइन में इतना याद रखो, जिस अधिकार को भारत सरकार इनको देना चाहे वो इनको दे देगी, लेकिन आपको ये पता रखना है कि कौन कौन से वो अधिकार हैं जो इनको प्राप्त नहीं है। कौन कौन से अधिकार हैं जो OCI कार्ड धारकों को प्राप्त नहीं है, ये ज्यादा जरूरी है, ना कि ये कि कौन कौन से अधिकार उनको प्राप्त हैं। तो इनको प्राप्त क्या नहीं है, भारत के अंदर जो वैकेंसीज निकलती है ना, जो सार्वजनिक रोजगार के मामले में है, तो सार्वजनिक रोजगार वाला अधिकार इनको प्राप्त नहीं है, यानी ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं भारत के अंदर। जैसे हम अप्लाई करते हैं ना IAS PCS के लिए, SSC के लिए, तो ये डायरेक्ट आके ये नहीं कि भारत में निकली है वैकेंसी तो मैं भी फॉर्म भर दूंगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं लगा सकते। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये नहीं चुने जा सकते, राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते, उपराष्ट्रपति का चुनाव ये नहीं लड़ सकते। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नहीं बन सकते, हाई कोर्ट के न्यायाधीश ये नहीं बन सकते हैं। इसके अलावा मतदान नहीं कर सकते, ये वोट नहीं दे सकते, मतदाता नहीं होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा बात करें राज्यसभा या लोकसभा में सदस्य नहीं बन सकते, राज्यसभा लोकसभा का चुनाव ये नहीं लड़ सकते हैं। राज्यों के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली जो होती है उनमें, यानी राज्य की विधानसभाओं में और विधान परिषदों में भी ये चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसके अलावा सार्वजनिक सेवाओं में भी इनकी नियुक्ति नहीं की जा सकती। तो ये चीजें हैं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं बन सकते, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश नहीं बन सकते, मतदाता नहीं बन सकते। ठीक है, यानी मतदान नहीं कर सकते, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य नहीं हो सकते हैं। ये राज्यों के स्टेट जो है वहाँ की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य भी नहीं चुने जा सकते। तो ये सारे काम हम कर सकते हैं, जो नॉर्मल कंडीशन में भारत में रहते हैं, भारत के नागरिक हैं, वो उनके लिए ये सारे अधिकार हैं। लेकिन ये अधिकार OCI कार्ड धारकों के लिए भी नहीं है। बेसिकली उनको ये अधिकार है कि वो जब चाहें भारत में बिना वीजा के आ सकते हैं, बहुत आराम से 6 महीने रह सकते हैं बिना किसी वीजा के, उनको कोई भी वेरिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये कुछ साधारण से प्रावधान होते हैं इन लोगों के लिए, और ये एक दोहरी और एकल नागरिकता का जो डिस्प्यूट हमें लगता है वो ये था। फिर बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहने वाली नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, जिसे हम CAA कहते हैं। देखिए, जो भी जितने भी संविधान संशोधन हुए ना, नागरिकता संशोधन, जितने भी नागरिकता संशोधन हुए उन सबको CAA ही कहा जाता है। लेकिन ये 2019 का जो CAA है ये काफी चर्चाओं में रहा है। इसमें प्रावधान क्या था गवर्नमेंट का प्रावधान ये है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन 3 देशों से अगर कोई व्यक्ति धार्मिक उत्पीड़न के कारण, ठीक है, याद रखिएगा ये टर्म, धार्मिक उत्पीड़न के कारण
भारत में आ जाता है अवैध रूप से, ठीक है, आ जाता है नहीं, आ चुका है। और कब? 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर चुका है अवैध रूप से। उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई भी कागज नहीं है, उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। उनका इन तीनों देशों में कहीं पे भी धार्मिक उत्पीड़न हुआ और वो कहाँ आ गया? 31 दिसंबर 2014 के पहले पहले भारत में प्रवेश कर गया, तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, भारत की नागरिकता। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके अंदर तो कोई आपको नजर नहीं आ रहा। लेकिन गड़बड़ कहाँ हो गई? भारत सरकार ने ये धार्मिक उत्पीड़न वाले लोगों को किनको नागरिकता देगी भारत सरकार? उसमें एक कुछ मतलब रिलीजियस जो समूह है, एक समुदाय है, एक कम्युनिटी है, जिसको भारत सरकार ने अलग कर दिया। ठीक है, क्या कहा भारत सरकार ने? ये जो धार्मिक उत्पीड़न के अंतर्गत अगर जैन, ईसाई, बौद्ध, सिख, पारसी और हिंदू, अगर इनमें से किसी के साथ इन देशों में क्या हुआ है? धार्मिक उत्पीड़न हुआ है और ये 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आ जाते हैं, तो इनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बड़ा समुदाय भारत का और विश्व का बड़ा समुदाय जो मुस्लिम समुदाय है, उसको इसमें सम्मिलित नहीं किया गया, जिसकी वजह से इस पे काफी हंगामा भी हुआ। कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी लगाई गई कि ये हमारे जो मौलिक अधिकार हैं कहीं ना कहीं उनका हनन भी करता है। तो ये बहुत सारा विवाद हुआ इन मामलों पे कि जैन, ईसाई, बौद्ध, सिख, पारसी और हिंदू को इस अधिनियम के अंतर्गत, इस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भारत की नागरिकता जब प्रदान की जा सकती है, तो मुस्लिम समुदाय को क्यों नहीं की जा सकती? तो यहाँ पे सरकार का जो तर्क था वो भी आप सुन लीजिए। सरकार का ये कहना था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान बेसिकली मुस्लिम कंट्रीज हैं और मुस्लिम कंट्रीज में मुस्लिमों के साथ धार्मिक उत्पीड़न हो ये लगभग संभव नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान में और भी दूसरी जगहों पे ऐसे केसेस देखे जाते हैं जहाँ पे मुस्लिमों के साथ भी धार्मिक उत्पीड़न की घटनाएं नजर आती है। तो सरकार का पक्ष अपनी जगह था, जनता का अपनी जगह है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, वो आपका पक्ष है। मेरा ये मतलब था कि आपको चीजों के बारे में जानकारी दे दी जाए। ये संविधान, ये प्रावधान था जिसकी वजह से ये पूरा चर्चा में रहा था, पूरा विवादों में रहा था। तो ये बात थी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में और अनुच्छेद 11 के बारे में। जितने भी इम्पोर्टेंट चीजें थी हमें कवर करनी थी, हमने सब कुछ कर लिया है। इस उम्मीद के साथ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगता है। कुछ चीजें सजेशंस है, कुछ ऐड किया जा सकता है, कुछ बेहतर किया जा सकता है तो जरूर बताएं। कोशिश की जाती है कि हर एपिसोड को बेहतर से बेहतर किया जाए। फिर भी आपके सजेशन है तो जरूर बताएं। शेयर करना ना भूलें दोस्तों में, ताकि संविधान से संबंधित जानकारी भारत के हर नागरिक तक पहुंचे। और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें ताकि जब भी नए डोजेज और नई चीजें अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। आज का सेशन इतना ही रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब घर पे हैं, सुरक्षित हैं और बेहतर तौर से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। कुछ मुश्किलें हैं लेकिन ये भी जल्दी खत्म हो जाएगी। हिम्मत नहीं हारनी है, डटे रहना है। दिस इज शकील अहमद साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।